तो बच्चों अभी हम चर्चा कर रहे थे वचन की। अब जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे लिंग की। वचन के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से हमें वाक्य में सुधार करना है वो जो है हमें लगता है कि आपको कहीं से परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, जो हमने पॉइंट इसमें बनाया है वो है लिंग के दृष्टिकोण से। लिंग से मतलब है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग। ठीक है, यदि वाक्य में कर्ता पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो विशेषण होता है वो भी कर्ता के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर लिंग का कहने से मतलब यही है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग क्या मतलब? कर्ता यहाँ पर विशेषण विशेष्य के संबंध को मुख्य रूप से यहाँ पर फोकस किया गया है। ठीक है ना। अब हम लोग विशेषण विशेष्य से संबंधित उदाहरण देखेंगे। सह पक्वम फलम अस्ति। एक उदाहरण ये हो गया। इसी प्रकार से और दूसरा उदाहरण देखते हैं। लोभः न करणीयम। लोभः न करणीयम, इसमें इसे अंडरलाइन किया गया है। तस्य मनः पवित्रः वर्तते। ठीक है, ये जो मैंने अभी 3 उदाहरण दिए हैं इसमें थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सह पक्वम फलम अस्ति, यहां पर जो पका हुआ फल है वो नपुंसक लिंग शब्द है। यहां पर विशेष्य कौन सा है? ये फलम विशेष्य है। हालांकि यहां पर देखिए दो एक तो सर्वनामिक विशेषण है जो स है तत् का शब्द रूप, और पक्वम जो है ये भी विशेषण है। किसका? फल का। चूंकि फलम शब्द नपुंसक लिंग होता है और प्रथमा के एक वचन में होता है, इसीलिए यहां भी जो है इसका जो मुख्य विशेषण है इसमें जो है आपका वही जो विभक्ति वचन लिंग इसका है वही विभक्ति वचन लिंग इसका है। लेकिन जिसे अंडरलाइन किया गया है, जिस तरह से कि आपको एग्जामिनेशन में बोर्ड में प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं कि जो आपको जिसमें शुद्धि संशोधन आपको करना है, जो वाक्य में जो शब्द अशुद्ध है, जैसे यहाँ पर श को अशुद्ध रखा गया है, इसीलिए इसको आपको यहाँ पर अंडरलाइन इसे किया गया है ताकि इसे आप ठीक करें। तो यहाँ पर हम ठीक क्या करेंगे? अब देखेंगे कि इसका जो विशेष है वो कैसा है। तो चूंकि इसका विशेष जो है वो नपुंसक लिंग में है, ये जो देख रहे हैं ये विशेष ये नपुंसक लिंग में है, जबकि इसका जो सर्वनामिक विशेषण जो सह दिया गया है जिसमें आपको सुधार करना है, ये पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन का रूप है। तब हम क्या करेंगे? जो विभक्ति वचन इसके विशेष्य का है वही विभक्ति वचन लिंग इसका हम इसके विशेषण का करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो सह का नपुंसक लिंग रूप होता है तत्। ठीक है, यहां पर तत् हो जाएगा। यहां पर जो है वो सह नहीं होकर के सह के स्थान पर इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तत् हो जाएगा। मतलब तत् पक्वम फलम अस्ति, वह पका हुआ फल है। ठीक है, एक तो इसे इस तरह से पूछा जा सकता है। यहां पर तत् क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तत् का जो शब्द रूप चलता है पुल्लिंग में सह तौते प्रथमा विभक्ति के एक वचन चलता है। उसी प्रकार से फिर आप यदि उसके स्त्रीलिंग में देखें तो सा ते ताह होता है, और नपुंसक लिंग में तत् ते तानी, मतलब तत् फलम अस्ति, वह फल है। सह फलम अस्ति नहीं, इस तरह से हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि फलम शब्द नपुंसक लिंग है और सह जो है आप पुल्लिंग दे रहे हैं, तो इसलिए वो अशुद्ध हो जाएगा। दोनों का जो तालमेल है, विशेषण विशेष्य का जो संबंध है लिंग के दृष्टिकोण से, वो गलत हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी आपको सुधारने के लिए दिया जा सकता है। जहाँ से यहाँ पर सपोज करिए इसको हम हटाते हैं, इसकी जो अंडरलाइन हमने किया है,
यहां पर आपको पक्वः दे सकता है, इसको अंडरलाइन कर देगा। अब इसे हटा दीजिए। तत् पक्वः फलम अस्ति। अब आपको पक्वः को जो है ठीक करना है, तो क्या करेंगे, क्योंकि फलम शब्द नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर पक्वः जो विसर्ग दिया गया है इससे भी हम हटा करके इसे अनुस्वार कर देंगे। कैसा फल है, तो पका हुआ फल है, तो ये मुख्य विशेषण हो गया। तो इस तरह से इसमें भी सुधार करने के लिए आपको दे सकता है। ठीक है, यही नहीं, ध्यान ये रहे कि कई बार ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विशेष्य के अनुसार ही विशेषण बनाना हो। कई बार ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि विशेषण के अनुसार आपको विशेष्य को ठीक करना होता है। अब जैसे यहाँ पर तत्पक्वम, यहाँ पर फलम दिया हुआ, फलम नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फलह दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब कहेगा कि भाई फलह को ठीक करिए, यहां से आपको यह हटा दिया। ठीक है ना, अब आपको क्या करेगा, फलह को अंडरलाइन कर देगा। तो यहां पर तो आपको विशेष हो गया फलह, और हम जानते हैं कि फलह शब्द नपुंसक लिंग है, वो पुल्लिंग नहीं होता है वैसे भी। तो इसलिए यहां पर क्या आपको करना होगा, फलह की जगह पर आपको फलम कर देना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि विशेषण के अनुसार भी विशेष्य को सुधारना पड़ता है। इसे दूसरा उदाहरण आप देखिए, लोभः न करणीयम। यहाँ पर करणीयम जो आप अनियर प्रत्यय पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, तो वहाँ मैंने अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय हमने पढ़ाया है। तो उसमें जो बताया है आपको, तो अनियर और तव्यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। यहाँ वही बात है, करणीयम जो है वो विशेषण है, करना चाहिए, क्या करना चाहिए अथवा क्या करने योग्य है। तो लोभ न करणीयम, लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि लोभ न करणीयम, लोभ नहीं करना चाहिए। तो यहां पर देखिए करणीयम जो है वो वास्तव में किसका विशेषण है, वो लोभ का है। लोभ नहीं करना चाहिए ना। तो यहां पर लोभ कैसा है, पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन में है, जबकि इसका जो विशेषण है वो नपुंसक लिंग में इसको बना दिया गया है। महलन देखिए लगा हुआ है फलम की तरह। तो यहां हो जाएगा आपको सही रूप क्या होगा, करणीय, विसर्ग हो जाएगा। यहां यदि आप इसका शुद्ध रूप दीजिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है, तो करणीयम के जगह पर विसर्ग लग करके हो जाएगा आपको करणीय। ठीक है, इसी तरह से तीसरा देखिए, तस्य मनः पवित्रः वर्तते। अब यहां पर पवित्रः को अंडरलाइन किया गया है, मतलब पवित्रः जिसका भी विशेषण है उसके विशेष्य को यदि देखिए और फिर उसके अनुसार इसके विशेषण को आपको ठीक करना है, उसके लिंग, उसके विभक्ति को सुधारना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे कि तस्य मनः। अब यहां पर ध्यान रखना होगा कि मनः शब्द जो देख रहे हैं, मनः में लगा हुआ विसर्ग है। देखने से तो लगता है कि बालक की तरह चलने वाला रूप है, जैसे बालकः बालकौ बालकः होता है, तो उसी प्रकार से मनः मनो मना होना हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वास्तव में इसके मूल शब्द को यदि आप देखेंगे तो मनः का मूल शब्द क्या है, मनस है, मनस। इसी प्रकार से यशस, इसी प्रकार से रजस, इसी प्रकार से तमस। ये जितने सारे शब्द देख रहे हैं, ये सहलंत जो लगा हुआ है, वास्तव में सभी के सभी शब्द नपुंसक लिंग हैं। ये सभी के सभी शब्द क्या होते हैं, ये नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है ना, मनस, यशस, रजस, तमस, इस तरह से और भी सहलंत वाले जो शब्द हैं वो सभी के सभी नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। इसमें केवल विसर्ग दिख रहा है, वास्तव में इसके लास्ट में जो लगा हुआ सहलंत है, आपको जो मैंने विसर्ग संधि पढ़ाया था वहां आपको मैंने बताया था, वही स जो है विसर्ग में बदल गया है। ये जो स है वास्तव में वो विसर्ग में बदल गया है, लेकिन ओरिजिनल जो शब्द है ये वास्तव में नपुंसक लिंग है। विसर्ग होने के बावजूद भी ये नपुंसक लिंग होता है। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, इस तरह से इसका रूप चलता है सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में। उसी प्रकार से यशः, यश शब्द, यश मतलब कीर्ति, नेम एंड फेम, तो यशः यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी। उसी प्रकार से रजः रजसी रजांसी, तमः तमसी तमांसी, तमस अंधकार, रजस जो रजोगुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी जो शब्द होते हैं जो सहलंत लगे हुए हैं अंत में, तो ये सभी के सभी शब्द आपको नपुंसक लिंग के
कोटि में आते हैं। तो इसके लिए आपको जब भी इसका आपको विशेषण को बदलना हो तो वहां पर आपको उसको नपुंसक लिंग में बदलना चाहिए। कभी भी इसमें धोखा नहीं खाना चाहिए। यदि मना हो गया, यहीं पर मना नहीं दे करके यहाँ पर यशः दिया हुआ रहेगा, है ना, यहाँ पर ये क्या कहते हैं तमह दिया रहेगा, है ना, रजह दिया रह सकता है। तो ये सभी शब्द जो हैं आपको देखने में विसर्ग हैं, लेकिन है क्या, सभी के सभी नपुंसक लिंग हैं। तो इसका जो विशेषण होगा वो भी नपुंसक लिंग होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पवित्र में जो लगा हुआ विसर्ग है ये बदल जाएगा म हलंत में। तो तस्य मनः पवित्रम वर्तते, उसका मन पवित्र है। उसका मन कैसा है, पवित्र है। तो यहाँ पर पवित्र शब्द जो है वो नपुंसक लिंग हो गया मनः के अनुसार, चूंकि ये विशेषण है और मनः शब्द विशेष्य है। तो इस प्रकार से आपको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए कि लिंग में जो भी लिंग विशेष्य का होता है तो उस विशेष्य के अनुसार हमको विशेषण में सुधार करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इसे विशेषण को भी गड़बड़ कर दिया जाता है और कहता है कि विशेष्य को सुधारिए। तो उसके अनुसार भी हमें विशेषण को अथवा विशेष्य को, दोनों में से जो भी आपको अंडरलाइन किया हुआ हो उन्हें आपको सुधारना होता है। यदि विशेषण को अंडरलाइन किया गया है तो विशेष्य को देखिएगा कि विशेष्य कैसा, उसके अनुसार हम विशेषण को बदल दें। यदि विशेष्य को अंडरलाइन कर दिया गया है तो फिर आपको विशेषण के अनुसार विशेष्य को देखना चाहिए कि उसमें कौन सा लिंग है या विभक्ति है या वचन है। इस तरह से इसमें एक चीज और होता है, यदि इसमें एक और उदाहरण देखिए तो कहता है कि तत् फलम पक्वानि पक्वानि सन्ति, या इसी को और भी आप देख सकते हैं तत्र ज्ञानवर्धकम पुस्तकानि अस्ति। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसे अंडरलाइन किया गया है, यहां पर फलानी को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, यहां कह रहा है कि तत्फलम पक्वानि सन्ति, वह फल पका हुआ है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए तत्फलम, ये दोनों का दोनों जो है विशेष्य है। फलम विशेष है, तत् तो खैर उसका सर्वनामिक विशेषण है, लेकिन इसका जो मुख्य विशेषण है पका हुआ क्या, फल, वो बहुवचन में है और इसे अंडरलाइन किया गया है। मतलब इसको आपको ठीक करना है। इस वाक्य में जो अशुद्ध पद है वो पक्वानी है, मतलब पका हुआ। पच धातु से अक्तव प्रत्यय लग करके रूप बनता है पक्वः, मतलब पका हुआ। और जब इसका रूप चलाइएगा तो नपुंसक लिंग पक्वम, पक्वे, पक्वानी। तो ये है बहुवचन में, जबकि इसका जो विशेष है, इसका जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में है, मतलब प्रथम व्यक्ति के एक वचन में है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब देखिए बहुवचन में है और ये एक वचन में है। यहाँ लिंग की गड़बड़ी नहीं है, यहाँ वचन की गड़बड़ी है। तो कहने का मतलब है कि लिंग के साथ साथ वचन में भी आपको अशुद्ध करके प्रश्न पत्र में आपको दिया जा सकता है और उससे आपको सुधारना हो सकता है। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना चाहिए, अब फलानी की जगह पर क्या करेंगे, फलम कर देंगे। फलानी की जगह पर क्या कर देंगे हम, यहां हम फलम कर देंगे। ठीक है, तत्फलम पक्वम, और यहां अस्ति है, यहां हम लोग अस्ति कर देंगे। संति है तो अस्ति कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको ये अंडरलाइन करके दिया हुआ रहेगा। और ध्यान ये रखना है कि अधिकतर एक ही शब्दों को अंडरलाइन किया रहता है। कई बार दोनों को, जैसे यहाँ पर क्रिया भी थी तो क्रिया को भी आपको ठीक करने के लिए दे देता है। कर्ता के अनुसार क्रिया को आपको ठीक करना है। तो यहाँ पर सब पक्वम हो गया एक वचन। देखिए सारा का सारा जो है कर्ता के अनुसार क्रिया भी हो गई और इसका जो विशेषण था वो भी नपुंसक लिंग में हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो उदाहरण है, तत्र ज्ञानवर्धकम पुस्तकानि अस्ति। वहाँ ज्ञानवर्धक, यहाँ पर एक ही विशेष्य को ठीक करना है। अब पुस्तकानि क्या है, मुख्य विशेष्य यही है। मुख्य रूप से देखिए तो विशेष यही है
और ज्ञानवर्धक क्या है, ज्ञान को बढ़ाने वाला। कहता वहां तत्र ज्ञानवर्धकम, ज्ञानवर्धक पुस्तक हैं। तो यहां पर पुस्तकानी बहुवचन में कर दिया है, लेकिन यहां पर चर्चा किसका किया जा रहा है, एक पुस्तक का। तो यहां देखिए, यहां पर जो विशेष है इसे हमें किस में रखना चाहिए, एक वचन में रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहां पर पुस्तकम हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकम क्यों हुआ, क्योंकि ज्ञानवर्धकम यहां पर देखिए इसका जो मुख्य रूप से इसका जो विशेषण है वो नपुंसक लिंग में तो है, लेकिन ये एक वचन में है। तो इसीलिए पुस्तकानी को भी हमें एक वचन में रखना चाहिए, तो इसलिए पुस्तकम हो गया। तो ज्ञानवर्धकम पुस्तकम, वहां ज्ञानवर्धक पुस्तक है। ठीक है, और क्रिया अस्ति है ही, तो इसके अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया भी अरेंज है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि कई बार वचन को भी ठीक करना पड़ता है लिंग के साथ साथ। ठीक है, अब हम लोग एक पुरुष के दृष्टिकोण से अब देखते हैं कि पुरुष के दृष्टिकोण से क्या हो सकता है। इसमें पुरुष के कहने का मतलब है कि यदि कर्ता या क्रिया, इसमें दोनों के मुख्य रूप से संबंध को देखना पड़ता है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यदि मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो क्रिया को भी मध्यम पुरुष के एक वचन में आपको रखना होता है। और यदि कर्ता उत्तम पुरुष के एक वचन में है तो क्रिया को भी आपको उत्तम पुरुष के एक वचन रखना होगा। जिससे कि आप इंग्लिश में पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो वहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को अरेंज करते हैं। वही बात यहाँ भी है। अब यदि हम देखें इसको, तो यदि पुरुष के दृष्टिकोण से वचन हो गया, लिंग हो गया, अब पुरुष के दृष्टिकोण से इसमें जो थर्ड पॉइंट है इसका उदाहरण देखें तो इसमें क्या है, कर्ता के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि का निर्धारण किया जाता है। नहीं, निर्धारण करना चाहिए। ये इसमें एक सामान्य नियम हो गया, करना चाहिए। अब किस तरह से, इससे पहले वाला जो देखे थे वो विशेषण विशेष संबंध से संबंधित था, जो कि आप देख चुके हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा इसमें मैंने एक सिर्फ पॉइंट एक दे दिया ताकि आप इसमें याद रखें। अब इसका उदाहरण यदि आप देखें तो क्या इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे कि त्वम भोजनम खादति। ठीक है, पहला। इस प्रकार से दूसरा है सह विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, इसी प्रकार से और इसमें भी आप देख सकते हैं किम अहम चित्रम पश्यति। तो यहां क्या है कि कर्ता के अनुसार क्रिया को आपको अरेंज करना है। जैसे देखिए, त्वम करता है तो त्वम जो करता है वो कहाँ का है आपको पता है। सह तौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, ये जो कर्ता का जो रूप चलता है, तो यहाँ पर त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। ठीक है, तो जब मध्यम पुरुष एक वचन का जब करता है तो क्रिया भी क्या होगी, मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो क्रिया यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की है और कर्ता जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ पर दोनों का संबंध जो है वो ठीक नहीं है। वही कहा कि पुरुष के दृष्टिकोण से, मतलब पुरुष मतलब कर्ता का जो, यदि कर्ता देखिए मध्यम पुरुष है, यही पुरुष कह रहा है कि कर्ता जो है मध्यम पुरुष में है और क्रिया क्या है, प्रथम पुरुष में है।
ये प्रथम मध्यम पुरुष के एक वचन में है और ये प्रथम पुरुष के एक वचन में है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि कर्ता के अनुरूप क्रिया को बदलेंगे। तो यहाँ पर ती कब होता, जब कर्ता सह रहता। ये यदि सह यहाँ पर रहता तब खादती, ये ठीक था। लेकिन चूंकि ये त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो फिर यहाँ पर क्रिया को जब हम ठीक करेंगे तो क्रिया को ठीक करने के बाद क्या हो जाएगा, खादशी। ठीक है, त्वम भोजनम खादशी, तुम भोजन खा रहे हो। ठीक है, ये पूछा जा रहा है तुम भोजन खा रहे हो। तो यहां पर हमेशा जो है त्वम के साथ सी लगेगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि मध्यम पुरुष का है इसलिए भी मध्यम पुरुष का। इसी प्रकार से यहां देखिए, स विद्यालयम गच्छन्ति, वह विद्यालय जाता है। ठीक है, तो वह विद्यालय जाता है, तो कर्ता क्या है, सह है, प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो यहां पर क्रिया क्या होनी चाहिए, यह भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्रिया है। यहां पर पुरुष जो है प्रथम पुरुष एक वचन सह, और उसके अनुसार यहां पर क्रिया क्या होनी चाहिए, ती प्रत्यय लगा होना चाहिए क्रिया के साथ। जो कि कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में है, तो क्रिया को प्रथम पुरुष के एक वचन में करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, गच्छति। ठीक है, वह विद्यालय जाता है। तो जो ये एक वचन में है तो ये भी एक वचन में हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, ये बड़ा ही आसान है, इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसी तरह से किम अहम चित्रम पश्यति, क्या मैं चित्र देख रहा हूँ या देख सकता हूँ या देखना चाहिए। विधि लिंग में भी इसे पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ये लट लकार का दे रहा हूँ। लट लकार का इसलिए दे रहा हूँ कि सामान्यतः जो है वो लट लकार पहले समझने में ज़्यादा आसान होता है। तो जब इसे आप जब दूसरे लकारों में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ भी नियम वही है, वहाँ भी कर्ता के अनुसार जो है आपको क्रिया को अरेंज करना होगा। जैसे हम विधि लिंग लकार का भी देख सकते हैं, लोट लकार का भी देख सकते हैं, या लंग लकार का भी देख सकते हैं। तो उससे भी हम देखेंगे आगे आगे जो जो आपको विभक्ति या लकार का जो दिया गया है उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ वही बात है। तो किम, तो यहाँ कर्ता क्या है, अहम है। तो अहम के अनुसार क्या होना चाहिए था, यहाँ पर अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का, अहम अवाम वयम। तो इसके लिए क्रिया क्या होता है, आमी आवह आमह। उत्तम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है वो आमी होती है एक वचन में। तो यहां हो जाएगा अहम के अनुसार पश्यामि, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या मैं चित्र देख रहा हूं, तो यहां पर ती यहां पर दिया था जो कि गलत था, अशुद्ध था। तो इस यहां पर ती कब ठीक होता, जब यहां पर अहम नहीं सह रहता। यहां पर यदि सह रहता कर्ता तब यहां पर ती ठीक था। लेकिन चूंकि कर्ता यहां पर अहम है, ये जो देख रहे हैं अहम है, इसलिए इसके अनुसार सही रूप क्या होगा, पश्यामि। किम अहम चित्रम पश्यामि, क्या मैं चित्र देख रहा हूं। तो इस तरह से आपको अनेकों अनेक रूप जो है बनेंगे। चलिए अब लकार को देखते हैं। ठीक है, तो लकार के दृष्टिकोण में क्या इसमें गड़बड़ी हो सकती है, इसके उदाहरण को पहले आप देखें। यदि उदाहरण को यदि देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे कि ह्यः मित्रम आगमिष्यति, आगमिष्यति। ठीक है, अब यहां पर इसे अंडरलाइन किया गया है, एक पहला उदाहरण है। इस प्रकार से हम दूसरा उदाहरण और देख सकते हैं। बालकः बालकः स्वः अत्र अखादत्, इसे ठीक करना है। तीसरा उसमें उदाहरण देखते हैं। पुरा दशरथः नाम राजा ठीक है, इस तरह से। अब
अब जो आप ये 3 उदाहरण देख रहे हैं, इन तीनों उदाहरणों में आपको ये सारा का सारा मुख्यतः क्लियर हो जाएगा। ह्यः आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि ह्यः और श्वः, आप यदि मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो वहाँ देखिएगा कि इन अव्ययों का हम लोगों ने प्रयोग किया है, उसमें अव्यय पदों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप यदि उन वीडियो को आप देखे होंगे तो उसमें अव्यय पदों में बताया था कि जिस वाक्य में ह्यः लगा हुआ हो, तो ह्यः का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ कल, यस्टरडे, जिसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ह्यः बीता हुआ कल है। तो बीता हुआ कल के लिए मतलब जो अब पास्ट टेंस में सेंटेंस है, वैसा वर्ड जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रिया को भी तो आप उसमें रखेंगे तब ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वाक्य में ये जो अव्यय पद दिया गया है, ये अव्यय पद तभी दिया जाता है जब वाक्य को अथवा क्रिया को लंग लकार में रखना होता है, भूतकाल के अर्थ में रखना होता है। लेकिन यहाँ क्या है? ह्यः तो दे दिया गया है, लेकिन क्रिया को जो है वो भविष्यत काल में रखा गया है, भूतकाल में नहीं रखा गया है। मतलब यहाँ पर लिरिट लकार में क्रिया है, न कि लंग लकार में है। तो इसे हमें क्या करना होगा? इसे हमें लंग लकार में लेकर के जाना होगा, तब ये वाक्य जो है वो शुद्ध होगा। मतलब कल मेरा मित्र आया था, ये कहना है। वाक्य का जो सही मीनिंग है वो ये कह रहा है कि ह्यः मतलब बीता हुआ कल, कल मेरा जो मित्र है वो आया था। कहने वाला ये कहना चाह रहा है, पास्ट टेंस के अर्थ के अनुसार वो वाक्य को कहना चाह रहा है, लेकिन वो गलती से क्या बोला है? कल मेरा मित्र आएगा। कहना चाह रहा है कि आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया आगमिष्यति हो गई है। तो इससे हम क्रिया को क्या करेंगे? फिर आगमिष्यति की जगह पर हम इसे हटाएंगे और इसका जो सही रूप है वो हो जाएगा आगच्छत। आगच्छत, ये इसका जो है सही रूप होगा आगमिष्यति के जगह पर, ठीक है ना। तो ह्यः मित्रम आगच्छत। अब ये जो वाक्य है वो शुद्ध हो गया, क्योंकि अंडरलाइन इसी में आपको किया गया था, इसी को सुधारना भी था। तो कल मेरा मित्र, मम मित्रम भी हो सकता है, मम मित्रम आगच्छत, कल मेरा मित्र आया था। इसी तरह से यहाँ देखिए, बालकः स्वः अत्र अखादत्। अब यहाँ पर स्वः आया है। ये सब जो वर्ड है इससे आपको याद रखना चाहिए। बराबर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष इससे क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो स्वः हो गया। तो स्वः में क्या है? अब जब वाक्य में स्वः आ जाता है तो स्वः आने के साथ ही क्रिया को जो है भविष्यत काल में लेके चला जाना चाहिए। मतलब लिरिट लकार में क्रिया जो है वो धातु रूप जो है वो उसका वो लिरिट लकार में होना चाहिए, भविष्यत काल के अर्थ में, चूंकि स्वः जो है आने वाला कल को इंडिकेट करता है, ठीक है। कि बालक कल यहाँ आएगा। यस्टरडे तो आपको ह्यः के लिए यूज करते थे, यहाँ टुमारो के अर्थ में है। टुमारो के अर्थ में स्वः का प्रयोग होता है। तो बालक कल आएगा, आया नहीं था। यहाँ पर क्या दिया गया है? लंग लकार के रूप को दिया गया है, चूंकि क्रिया से ही सभी लकार का अथवा काल का बोध होता है। वास्तव में जो हम लोग लकार पढ़ते हैं, लकार से अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? काल का बोधक होता है। समय का वो बंटवारा किया हुआ है कि किस समय में कौन सी घटना घट रही है। तो उस घटना को बताने के लिए हम लोग अलग अलग टेंस जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, या फिर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तो उसी को हम लोग जो है लकार के दृष्टिकोण से देखते हैं। यहाँ संस्कृत में स्वः इसमें लगा है, तो इसमें क्रिया को आपको लिरिट लकार में हर हाल में रखना चाहिए, क्योंकि ये इस बात को इशारा करता है, ये जो पूरा जो वाक्य है वो भविष्यत काल में होना चाहिए, क्योंकि इस वाक्य में स्वः लगा हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? और खादत की जगह पर हम यदि इसको अब शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा? खादिष्यति, ठीक है। और जब इसको ठीक करेंगे तो हो जाएगा खादिष्यति, ठीक है। यहां पर हो जाएगा खादिष्यति। अब यहां देखिए पूरा लगा हुआ है। पूरा मतलब प्राचीन काल का बोध हो रहा है। पूरा मतलब पहले प्राचीन काल में दशरथ नाम के राजा थे या हुए। तो जैसे ही प्राचीन काल के अर्थ को या भूतकाल के अर्थ को इसमें पूरा से जो है आपको जो है ये पूरा अव्यय से भूतकाल के अर्थ को ये वास्तव में प्रकट करता है। पूरा शब्द जो है जब भी वाक्य में लगा रहेगा तो वाक्य की जो क्रिया है वो भी भूतकालिक होगी, ठीक है।
चूंकि इससे पहले का बोध हो रहा है, जो समय बीत गया उस बीते हुए समय को ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। तो हर हाल में आपकी ये जो क्रिया होगी वो लंग लकार में होगी, मतलब अभवत, अभवत अथवा बभुव, बभुव, ये लिट लकार का रूप है भू धातु का। तो ये भू धातु का यहाँ पर होने के अर्थ में भू धातु होता है। तो यहाँ पर भविष्यति जो लिट लकार में है, जबकि वाक्य ये कह रहा है कि क्रिया को लंग लकार में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भू धातु का रूप जो है भवती, भवता, भवंती लट लकार में चलता है, और अभवत, अभवताम, अभवन ये लंग लकार में चलता है, और भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति ये लिट लकार में चलता है। तो यहाँ जो अभवत हुआ वो चूंकि दशरथ एक वचन में है, प्रथमा के एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में हो गई। और चूंकि ये पूरा लगा हुआ है, इसलिए पूरा लगे होने के कारण क्रिया को हम लंग लकार में रखेंगे, भूतकाल के अर्थ में रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अभवत हो गया। अब यहाँ पर एक बचा है विभक्ति अथवा कारक के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, ये भी बहुत आसान है विभक्ति अथवा कारक में। ठीक है ना, तो यदि विभक्ति और कारक में देखें तो क्या होता है, वाक्य में जो कुछ कर्ता के साथ जो विभक्ति या कारक लगा होता है, वास्तव में आपको पता है कि जो कारक है उसी को संस्कृत में हम लोग विभक्ति के भी नाम से जानते हैं। क्योंकि कारक में जो लगने वाले जो भी चिन्ह हैं कारक के साथ, कर्ता के साथ, वो सातों विभक्तियों में होते हैं। तो वही जो है यहाँ जब वाक्य में दिया जाता है तो उसको अशुद्ध करके दिया जाता है, उसको आपको ठीक करना होता है। यदि आप उदाहरण को देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देखता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तेन गृहम तत्र अस्ति। ठीक है, दूसरा देखिए, इदम मया, इदम मया पुस्तकम, पुस्तकम अस्ति। एक और देख लीजिए इसमें, तीसरा, सीता रामस्य सह गतवती। ठीक है, ये जो है दो तीन उदाहरण मैंने दिया है। इन उदाहरणों को देखिए तो ज़्यादा और स्पष्ट हो जाएगा कि विभक्ति या कारक का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। तेन गृहम तत्र अस्ति, उसका घर वहाँ है। ठीक है, यहाँ पर उसके पर किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे रामेन गृहम तत्र अस्ति, राम का घर वहाँ है। तो कहने वाला क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है कि राम का घर वहाँ है। गृहम मतलब किसका घर, तत्र अस्ति वहाँ है, तो किसी न किसी का है। तो यहाँ पर लेकिन लिखने वाले को पता नहीं है, वाक्य जो बनाना चाह रहा है उसे पता नहीं है कि भाई यहाँ पर हमें किस चिन्ह का प्रयोग, किस विभक्ति का प्रयोग हमें करना चाहिए। क्योंकि विभक्ति का चिन्ह हमें हमेशा जो है वो कारकीय चिन्ह के अनुसार हम लोग उसमें विभक्ति लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है। जब आपको शब्द रूप धातु रूप जब मैं बता रहा था, तो आप यदि मेरे पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ पता हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग शब्द रूप धातु रूप के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तव में तो यहाँ पर क्या होगा, उससे गृहम मतलब उससे घर वहाँ है, ये अर्थ निकल रहा है। तेन मतलब हो गया उससे, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो तृतीया विभक्ति जब लगती है तो उससे तृतीया विभक्ति लगने के बाद उसका चिन्ह क्या निकलता है, से अथवा द्वारा, यही अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर से अथवा द्वारा निकलेगा, तो उससे अथवा उसके द्वारा घर वहाँ है, जबकि मीनिंग सुनने वाले को किसी भी दृष्टिकोण से वो शुद्ध नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, तेन की जगह पर करना चाहिए तस्य, मतलब तस्य गृहम, उसका घर वहाँ है।
तस्य भी हो सकता है। यहाँ पर यदि तेन नहीं देकर के रामेन दिया हो तो रामस्य भी हो सकता है ना, बालकस्य भी हो सकता है, मित्रस्य भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी कर्ता होगा उसमें षष्ठी होनी जरूरी है। तो रामस्य अथवा तस्य गृहम तत्रस्ति, उसका घर वहाँ है अथवा राम का घर वहाँ है, मतलब जो भी कर्ता होगा उसके साथ हमको षष्ठी लगाना जरूरी है, तभी दोनों का संबंध जो है वो सही होगा, दोनों का रिलेशन सही हो सकता है। इसी तरह से यहाँ देखिए, इदम, यह, इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है, किसका, मेरा। तो यहाँ पर आपको मया को ठीक करना है, मतलब मया जो शब्द दिया गया है ये अशुद्ध है, यह मुझसे अथवा मेरे से, ये अर्थ निकल रहा है। मया कहने से मतलब क्या, मया में तृतीया व्यक्ति लगी हुई है, तो तृतीया व्यक्ति यहाँ भी लगी हुई है, तो यह मुझसे पुस्तक है, इस तरह का अर्थ निकल रहा है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यह मेरा पुस्तक है या मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मया नहीं होकर के यहाँ पर सही इसका जो रूप होगा वो क्या होगा, मम होगा। इदम मम पुस्तकम अस्ति, यह मेरा पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर मया नहीं होकर के मया की जगह पर यहाँ पर मया में षष्ठी लगाएंगे, ठीक है। अस्मत् शब्द में हम षष्ठी की विभक्ति लगाएंगे, तब जो है ये रूप सही बनेगा, तब जो है ये, चूंकि मया जो है अस्मत् का रूप है, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, इस तरह से रूप चलता है। तृतीया में मया हो जाता है और षष्ठी में मम हो जाता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं सब में देखिए चिन्ह और विभक्ति के अनुसार आपको वाक्य को अरेंज करना होता है। इसी तरह से तीसरा देखिए, सीता रामस्य सह, और यहाँ पर देखिए उपपद विभक्ति भी आप पढ़े होंगे। वास्तव में आप देखिएगा कि जो भी हम लोग विभक्ति पढ़ते हैं, इस विभक्ति में दो तरह की विभक्ति होती है। एक तो कारक के अनुसार जो विभक्ति चलती है, जैसे सातों जो हम लोग कारक देखते हैं, कारक में से मैंने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, उसके अनुसार जो चिन्ह लगते हैं, कर्ता के साथ जो ने लगता है, कर्म के साथ को लगता है, करण के साथ से लगता है, तो इस तरह सारा का सारा जो है अरेंज रहता है। संबंध के साथ का, के, की अथवा रा, रे, री, तो ये विभक्ति कहलाया। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि उपपद विभक्ति, मतलब किसी खास शब्द के अनुसार जब हम किसी विभक्ति का निर्धारण करते हैं तो वहां पर हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सह जो है उपपद विभक्ति के शब्द है, और सह के कारण जो है इसमें विभक्ति जब भी लगेगी तो तृतीया लगेगी। तो यहाँ पर देखिए रामस्य में वास्तव में देखिए तो अर्थ इसका क्या निकलता है, सीता राम के साथ जाती है। सह शब्द का अर्थ होता है साथ, सह साकम सार्धम समम, सहार्थे तृतीया, ये सूत्र है। जब हम लोग कारक प्रकरण भी और देखेंगे आगे तो बताएंगे उसमें। तो रामस्य सह, तो ऐसे देखने से ठीक लगता है भाई रामस्य में षष्ठी लगी है तो का, के, की का चिन्ह निकल रहा है, तो राम के साथ सीता गई, सीता बन गई, तो यहाँ पर रामस्य सह ठीक है। लेकिन कहता कि नहीं, यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है, तो सह उपपद विभक्ति के कारण जो है यहाँ पर रामस्य में षष्ठी नहीं होकर के यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर इसमें तृतीया विभक्ति होगी, तो हो जाएगा रामेण, सीता रामेण सह गतवती, सीता राम के साथ गई। रामेण में तृतीया विभक्ति किसके कारण हुई, सह के कारण। यदि यहाँ पर सह नहीं रहता, कोई और यदि दूसरा शब्द हो सकता था, सह साकम सार्धम समम को छोड़ करके, तब यहाँ पर रामस्य हो जाता। जैसे कि यहाँ आपने देखा मम हो गया, यहाँ पर तस्य हो गया, है ना। तो जैसे रामस्य गृहम तत्र अस्ति, राम का घर वहाँ है तो ठीक है। लेकिन जैसे सह साकम या सार्धम ये सब लग जाएगा तो उस स्थिति में इसमें हम तृतीया लगाएंगे, न कि षष्ठी लगाएंगे। तो इस तरह से विभक्ति में जो है अथवा कारक में कई बार ये जो सामान्य उपपद विभक्ति के जो शब्द हैं उसे भी दे करके आपको वाक्य को शुद्ध करने के लिए कहा जाता है। और ये आपको पता होगा कि ये जो कारक और उपपद विभक्ति है ये क्लास 9 में या आप क्लास 8 में भी आपने देखा है, पढ़ा है इसे। चूँकि जूनियर क्लास की चीज़ें हैं तो सीनियर क्लास के आपके सिलेबस में यदि नहीं भी दिया हुआ है तो भी उसे पूछने का अधिकार होता है, ठीक है। तो चलिए, अब यही आपका विभक्ति और कारक से संबंधित था। और इसमें हम आपको जो बोर्ड का क्वेश्चन अभी मैं उसको कलेक्शन कर रहा हूँ, वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिस उस पर कराएंगे, तो और हम लोग साथ साथ चर्चा भी करते चलेंगे, ठीक है। अब इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात आपसे होगी। तब तक हमारे इस चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा
ताकि आप चैनल को देखें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी एक मनोबल मिले, मुझे भी लगे कि नहीं मैं जो चीज़ दे रहा हूँ बच्चों को वो किस हद तक उसे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कुछ उसमें कमी हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि भाई उसमें क्या कमी है, उसको और क्या आपको सुधार करने के लिए और हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं, ज़रूर मैं वो करूँगा। ठीक है, बस यही इस क्लास को रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।